हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूँ कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कक्षा 8वीं, जैसा कि स्क्रीन पर लिखा है। और 8वीं कक्षा में हमारा आज का जो विषय है वह है सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारा जो पाठ है वह है आपके लेसन नंबर 18, इकोसिस्टम, अर्थात परिसंस्था, प्रकरण 18वां। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो हर बार की तरह बच्चों, जैसे कि विज्ञान विषय में हमेशा किसी भी घटक की शुरुआत हम अपने आसपास के परिसर के घटकों को देखकर उनके बारे में सोचकर शुरुआत करते हैं, ताकि हम संबंध स्थापित कर सकें अपने टॉपिक का अपने परिसर के घटक से। तो अपने आसपास हम बहुत सारे घटक देखते हैं, हमने कई बार चर्चा की है। तो आप ये देख रहे हैं एक विशेष घटक जो कि समुद्र के किनारे आसपास आपको दिखाई देते हैं, शंख, सीपियाँ। उसी प्रकार खुले मैदानों में, पथरीली जगह पर आप बहुत सारे चट्टान देखते हैं, मिट्टी देखते हैं। खुली जगह में हवा का बहाव देखते हैं, घास, मिट्टी, पत्थर, ये सारे घटक हमें आसपास कहीं न कहीं दिखाई देते हैं। उसी प्रकार बहता हुआ पानी है, जल, पहाड़, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, नदी, तालाब इत्यादि घटक भी हम देखते हैं। तो ये सारे घटक हमारे इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग घटक दिखाई देते हैं। सारे घटक एक साथ हम नहीं देख पाते हैं, तो क्योंकि हमारे आसपास झरना हमें नहीं दिखाई देगा, आसपास हर जगह तालाब भी नहीं दिखाई देता, नदी भी हर जगह मौजूद नहीं होती। तो हमारी जो आज की चर्चा है प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ विशेष घटक की ओर है, जिनमें कुछ विशेष शब्द है, जैसे परिसंस्था। तो परिसंस्था क्या है, उसके बाद परिसंस्था के प्रमुख घटक कौन से हैं, उसके बाद चर्चा होगी परिसंस्था के प्रकार। हमारी अगली चर्चा होगी भू परिसंस्था, यानी जमीन पर स्थित परिसंस्था। और उसके बाद चर्चा होगी जलीय परिसंस्था, अर्थात पानी में परिसंस्था। तो ये हमारे इस पाठ के प्रमुख मुद्दे हैं। तो सबसे पहले परिसंस्था। तो परिसंस्था मतलब हमारे पृथ्वी पर जो भी घटक हैं उनको जीवन के हिसाब से दो भागों में बांट सकते हैं, एक सजीव, एक निर्जीव। तो हमारे आसपास बहुत सारे घटक देखते हैं और उनमें सजीव घटक
और निर्जीव घटक हैं। क्या आप कुछ नाम बता सकते हैं हमारे आसपास हम जो देखते हैं, महसूस करते हैं? तो सूर्य प्रकाश, हवा, घास, छिपकली जैसे प्राणी, लोहा, मिट्टी, कुत्ता, बिल्ली, चींटी, कौवा, गाय, पत्थर, केंचुआ, मेढक, गुलाब, कमल, मोर, सांप, पानी, तितली, ये सारे घटक को अगर आप ध्यान से देखें तो इनमें कुछ घटक सजीव हैं, कुछ घटक निर्जीव हैं, यानी कुछ में जीवन है, जान है, तो कुछ में जान नहीं है, निर्जीव है। और आप निश्चित ही पहचानते हैं इनमें से कौन से घटक सजीव हैं, कौन से घटक निर्जीव हैं। स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं सजीव घटक तो वनस्पतियाँ, प्राणी, कीटक, ये सब सजीव घटक हैं, जबकि मिट्टी, हवा, पानी, पत्थर, सूर्य प्रकाश और लोहा, धातुएं, ये सब निर्जीव घटक में शामिल हैं। तो ये निर्जीव घटक और सजीव घटक दोनों घटक हमारे इस पृथ्वी पर मौजूद हैं और अभी तक पूरे ब्रह्मांड में जहाँ तक हमने सर्च किया है, रिसर्च किया है, उसमें केवल पृथ्वी पर ही जीवन पाया गया है। अर्थात सजीव घटक तो केवल पृथ्वी पर ही हैं और निर्जीव घटक में भी पानी और हवा, ऑक्सीजन युक्त हवा केवल पृथ्वी पर ही पाया गया है। तो सजीव घटक, निर्जीव घटक, ये दो घटक हमारे इस पृथ्वी पर सजीव सृष्टि में मौजूद हैं। तो हमारे चारों ओर का जो विश्व है, पूरा संसार, दुनिया है, पृथ्वी है, वो दो प्रकार के घटकों से ही निर्मित है मोटे तौर पर, जिनमें एक है सजीव घटक, जिन्हें हम वैज्ञानिक भाषा में जैविक घटक, बायोटिक फैक्टर कहते हैं, और निर्जीव पदार्थों को अजैविक घटक या अबायोटिक फैक्टर कहते हैं। तो सजीव घटकों को जैविक और निर्जीव घटकों को अजैविक घटक कहते हैं। और जो भी हमारा परिवेश है वहाँ पर जैविक, अजैविक दोनों घटक मौजूद होते हैं और उनमें ज़रूर कोई संबंध होता है। दोनों एक दूसरे के लिए आवश्यक होते हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर दोनों का ही अस्तित्व बना हुआ है। तो ऐसे ही परस्पर जो क्रियाएं होती हैं, जिनमें जैविक अजैविक घटक मिलजुल कर एक साथ मौजूद रहते हैं, एक दूसरे के लिए उपयोगी साबित होते हैं, परस्पर अंतर्क्रिया होती है, उन्हें हम परिसंस्था कहते हैं। तो परिसंस्था में दो घटकों का आपसी सहयोग से अंतर्क्रिया चलती रहती है। तो जैविक अजैविक घटकों के पारस्परिक संबंध को परिसंस्था कहते हैं। यह कुछ क्षेत्र से लेकर विशाल क्षेत्र में यह संस्था परिसंस्था हो सकती है। तो जैविक अजैविक घटकों का पारस्परिक सहयोग। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक तरफ पानी, जमीन, हवा, पर्वत हैं, तो उसी में है पेड़ पौधे, प्राणी, कीटक इत्यादि घटक भी मौजूद हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसा कि हम जानते हैं हवा और पानी के बगैर तो कोई जीवन हो नहीं सकता। तो सजीवों के लिए इस निर्जीव घटक की आवश्यकता भी होती है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो परिसंस्था है, इन्हीं जैविक अजैविक घटकों के अन्योन्य निरंतर होने वाले संबंध के बारे में। तो किसी परिवेश के जैविक अजैविक घटक और उनकी पारस्परिक क्रिया द्वारा निर्मित ये जो तंत्र है, संस्था है, उसी को परिसंस्था कहते हैं। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह एक ऐसा चित्र है जहाँ पर आपको ज़मीन
यानी भूभाग और जल भाग दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पर बड़े से बड़ा वृक्ष भी है, छोटे से छोटा नीचे पानी में देख रहे हैं मछली है, उसमें कीटक हैं, बैक्टीरिया, ये विघटक भी हैं। ये सभी एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं और यह जो जीवन है वह चलता रहता है इन दोनों के संदर्भ से, यानी हवा, सूर्य प्रकाश, मिट्टी, पानी और फिर उसमें जैविक घटक, जो भी सूक्ष्म जीव, बड़े से बड़ा जीव, सभी मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो हरे पेड़ पौधे, घास सूर्य प्रकाश की सहायता से पर्यावरण के सरल तत्वों को लेकर अपना भोजन बनाते हैं। सरल तत्व मतलब जो भी गैस, हवा है और पानी है, उनके उपयोग से क्या करते हैं, अपना भोजन का निर्माण करते हैं। और इन्हीं पेड़ पौधों पर कई जीवन निर्भर है, कई जीवन निर्भर है, जो कि शाकाहारी भी हैं, कुछ मांसाहारी जीव भी हैं, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से इन्हीं वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं और वनस्पतियाँ अजैविक घटकों पर निर्भर है। तो परिसंस्था में दोनों जैविक अजैविक घटकों का समावेश है। विविध प्रकार के वातावरण में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जैसा कि हमें पता ही है। अलग अलग जगह पर नम जगह है, शुष्क जगह है, पानी वाली जगह है, दलदल जगह है, सूखी रेतीली जगह है, जंगल है, हर जगह अलग अलग प्रकार के सजीव प्राणी पाए जाते हैं और सब फिर मिलजुल कर अपने अपने परिवेश में एक विशिष्ट तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे हम परिसंस्था कहते हैं। विविध प्रकार के वातावरण में विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं और उनके संबंध को परिसंस्था कहा जाता है। तो परिसंस्था के प्रमुख घटक सजीव घटक, निर्जीव घटक, जैविक और अजैविक घटक हैं। उनमें कुछ उपविभाग किए गए हैं। अजैविक घटकों में कुछ भौतिक घटक हैं तो कुछ रासायनिक घटक हैं, जबकि जैविक घटकों में स्वयंपोषी यानी अपना भोजन स्वयं बनाने, अपना पोषण स्वयं करने वाले, और दूसरे हैं परपोषी, अर्थात इन्हीं स्वयंपोषी पर या अन्य दूसरे सजीवों पर निर्भर रहने वाले। अजैविक घटक के भौतिक घटक में हवा, पानी, भाप, खनिज, मृदा, सूर्य प्रकाश, ये अजैविक भौतिक घटक हैं जो कि हम आसानी से देख पाते हैं। अजैविक घटकों के जो रासायनिक घटक हैं उनमें असेंद्रीय यानी अकार्बनिक पदार्थ और दूसरा है सेंद्रीय कार्बनिक घटक, ये हमें अक्सर दिखाई नहीं देते। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जो गैस है वो हमें दिखाई नहीं देते, जबकि लोहा, सोडियम इत्यादि कुछ घटक हैं, हम उसे देख पाते हैं। और कार्बनिक घटकों में प्रोटीन, कार्बो, स्निग्ध पदार्थ, ये हम डायरेक्ट इसे देख नहीं पाते हैं, जबकि ये विशेष पदार्थों में मौजूद होता है, उनका हम उपयोग करते हैं। जैविक घटकों की बात करें तो स्वयंपोषी यानी जो उत्पादक होते हैं, स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, उत्पादन करते हैं, जैसे कि वनस्पतियाँ। तो हरी वनस्पतियाँ को हम स्वयंपोषी कहते हैं। परपोषी का मतलब इन्हीं स्वयंपोषी घटकों को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले या दूसरे परपोषियों का भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले। तो वो दो तरह के हैं परपोषी, एक तो भक्षक जो भक्षण करते हैं दूसरे स्वयंपोषी और उत्पादकों का, और विघटक जो हैं वो सभी का यानी स्वयंपोषी हो चाहे भक्षक हो,
उनके मृत शरीर का यह विघटन करते हैं। यह बहुत बड़ी कड़ी है जैविक अजैविक घटकों के बीच की। भक्षक में यानी सीधे रूप में भक्षण करने वाले प्राणी में भी कैटेगरी है। प्राथमिक भक्षक जो कि केवल वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं, शाकाहारी प्राणी खासकर। फिर द्वितीय भक्षक जो इन्हीं शाकाहारी प्राणियों का भक्षण करते हैं, वो प्राथमिक भक्षक नहीं होते, अर्थात वह वनस्पतियों का सेवन नहीं करते। उसी में फिर अगला है तृतीय भक्षक जो कि प्राथमिक तथा द्वितीय दोनों सजीवों का भक्षण कर सकते हैं। और अंत में विघटक सूक्ष्म जीव जो कि किसी भी प्रकार के सजीवों के मृत सड़े गले पदार्थों का वह सेवन करते हैं, विघटन करते हैं। तो प्राथमिक भक्षक यानी भक्षण करने वाले, जिसमें गिलहरी आप देख रहे हैं, टिड्डे, हाथी, ये सब शाकाहारी प्राणी हैं। शुद्ध रूप से ये वनस्पतियों पर ही निर्भर हैं, वो किसी भी दूसरे प्राणी का शिकार नहीं करते। द्वितीय भक्षक जो हैं वो शिकारी प्राणी होते हैं जो दूसरे प्राथमिक भक्षक पर निर्भर होते हैं, अर्थात यह वनस्पतियों से निर्मित पदार्थों को नहीं खाते। तो शिकारी होते हैं। तृतीय भक्षक में ये द्वितीय भक्षक का शिकार करते हैं। केवल शिकार करते हैं, वो भी प्राणियों का। और द्वितीय भक्षक का ये अधिकतम किसी भी सजीव प्राणी का ये शिकार करते हैं। जिनमें मनुष्य जो है वो सर्वभक्षी है, अर्थात वह मांसाहारी भी है, शाकाहारी भी है, वह वनस्पतियों पर भी निर्भर है, प्राणियों का भी भक्षण करता है। उसी प्रकार भालू भी शहद भी खाता है, शिकार भी करता है, अर्थात वह शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी हो सकता है। तो ये सर्वभक्षी में आते हैं मनुष्य और भालू। तो परिसंस्था की रचना जैविक अजैविक घटकों से हुई है और परिसंस्था के सभी सजीव किसी न किसी प्रकार से दूसरे सजीवों पर निर्भर हैं। इन सभी सजीवों में वनस्पति जो है स्वयं पोषी घटक है और वनस्पतियों को जीवित रहने के लिए हवा, पानी, सूर्य प्रकाश, मिट्टी, नमी इत्यादि जैसे अजैविक घटकों की आवश्यकता होती है। और जबकि उसमें जो दीमक, चींटी, जीवाणु, फफूंदी जैसे विघटक सूक्ष्म जीव जो है वो जैविक अजैविक दोनों घटकों से जुड़े हुए हैं। तो सजीव परिसंस्था के अजैविक घटकों का निरंतर उपयोग करते रहते हैं या उत्सर्जित करते रहते हैं। तो सजीव क्या करते हैं? अजैविक घटकों का उपयोग भी करते रहते हैं। इसलिए परिसंस्था के जैविक घटकों के कारण अजैविक घटकों का अनुपात कम अधिक होता रहता है। परिसंस्था के प्रत्येक सजीव घटक का आसपास के अजैविक घटकों पर परिणाम होता है, जिसका सीधा परिणाम परिसंस्था के अन्य सजीवों पर होता है, क्योंकि सभी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कोई भी घटक कम या अधिक होने पर दूसरों पर प्रभाव पड़ता है। पानी घटक कम हो गया, निश्चित रूप से सभी सजीवों पर असर पड़ेगा। हवा कम हो गई तो भी असर पड़ेगा। सारे सजीव कम हो गए तो दूसरे अन्य सजीवों
यानी प्राथमिक भक्षक कम हो गए तो द्वितीयक पर असर पड़ेगा। तो इस तरह से सभी को एक दूसरे से संबंध है, असर पड़ता है। तो परिसंस्था के प्रत्येक सजीव उसी संस्था में रहते हुए संचलन करते हुए विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। इस सजीव का परिसंस्था के अन्य सजीव के संदर्भ में स्थान, उनके द्वारा निभाने वाली भूमिका को निश कहा जाता है। यानी सजीव का सजीव के साथ छोटे से परिसर में जो संबंध है, भूमिका है, वह भी एक परिसंस्था है, लेकिन उसे छोटी परिसंस्था निश कहा जाता है। जैसे कि यह एक सजीव है सूर्यमुखी का फूल, इस पर छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जैसे कि चींटी, भौरा, मधुमक्खी इत्यादि इस पर निर्भर हैं। तो इस एक सजीव पर दूसरे सजीव निर्भर हैं, जबकि अजैविक घटक जो है ऑक्सीजन, यह इसी सजीव के कारण हवा में जाता है। तो सजीव घटक भी इस पर निर्भर हैं और अजैविक उत्पादन भी इस एक वनस्पति के कारण हो रहा है। तो हमने देखा किस तरह से ये चींटी जो है या मधुमक्खी जो है वह निर्भर है सूर्यमुखी पौधे पर, फूलों पर, और उसी प्रकार सूर्यमुखी का पौधा हवा में ऑक्सीजन मुक्त करता है और ज़रूरत पड़ने पर कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन बनाता है। तो ये अजैविक जैविक दोनों घटकों का यहाँ पर संयोजन दिख रहा है। तो सूर्यमुखी का पौधा हवा में ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है और मधुमक्खी, चींटियों जैसे कीटकों के लिए वह घर और भोजन दोनों का काम करता है। तो निश क्या हुआ? एक छोटे से परिसंस्था है, यानी हिस्सा है। जबकि हमारी पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, तो बहुत बड़े क्षेत्र में जब इस तरह के जैविक अजैविक घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तो वहाँ पर बड़ी बड़ी विशाल परिसंस्थाएं बन जाती हैं। निश एक छोटी परिसंस्था है और ऐसी बड़ी विशाल परिसंस्थाओं को बायोम्स कहते हैं। बायोम्स भी परिसंस्था है, लेकिन बड़ी परिसंस्था है। और इस पूरी पृथ्वी पर चूँकि हम जानते हैं पानी है और ज़मीन है, भू क्षेत्र है, जल क्षेत्र है। जल क्षेत्र बहुत ज़्यादा 79%, भू क्षेत्र बहुत कम 21%, फिर भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो इस तरह से ये दोनों क्षेत्र में दो तरह की परिसंस्था बायोम्स पाए जाते हैं। तो एक परिसंस्था है भू यानी ज़मीन पर स्थित, दूसरा है जलीय परिसंस्था। तो बायोम्स दो प्रकार की, भू परिसंस्था, जलीय परिसंस्था, ये भी बायोम्स परिसंस्था ही है। तो पृथ्वी पर हम दो विशाल परिसंस्थाएं देखते हैं, भू और जल की परिसंस्थाएं। भू परिसंस्था पर हम अगर प्रकाश डालें तो ज़मीन पर एक तो होते हैं जहाँ घास उत्पन्न होता है, तो घास वाले प्रदेश की परिसंस्था, और दूसरा है जहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, जंगल वाली वनों की परिसंस्था, और जहाँ पर ये नहीं है तो उन्हीं में मिला जुला कर कुछ मरुस्थलीय परिसंस्था, जहाँ पर बहुत कम घास या पेड़ पौधे पाए जाते हैं या जहाँ पर बर्फ़ पाए जाते हैं। तो ऐसे भी परिसंस्थाएं, लेकिन खासकर हम दो चर्चा करेंगे, घास के प्रदेश की परिसंस्थाएं और सदाबहार वनों की परिसंस्थाएं। तो घास की परिसंस्था में बहुत सारे प्राणी निर्भर हैं घास वाले प्रदेश में। तो गाय, हिरण, गिलहरी से लेकर सांप, पक्षी, लोमड़ी, शेर, गिद्ध, चील, ये सभी घास वाले प्रदेश की परिसंस्था में पाए जाते हैं और उन पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि घास के प्रदेशों में इनके रहने
छिपने की अच्छी व्यवस्था हो जाती है। घास के बहुत प्राणी पाए जाते हैं, उन पर निर्भर वाले अन्य भक्षक प्राणी भी पाए जाते हैं। तो जिस प्रदेश में वर्षा का अनुपात बड़े बड़े वृक्षों की वृद्धि के लिए अपर्याप्त होता है, कम बारिश होती है, वहाँ पर घास के प्रदेश बनते हैं, और कम हो जाएंगे तो वह उष्ण रेगिस्तान प्रदेश बन जाएगा। तो घास बनता है, और यहाँ पर बड़ी मात्रा में फिर छोटे छोटे कीटक से लेकर अन्य प्राणी का वास होता है, क्योंकि वनस्पतियाँ कम ऊंचाई की होती हैं, छोटी होती हैं, घनी भी होती हैं, तो उसमें छोटे मोटे कीड़े अधिक रूप में रह सकती हैं। और जहाँ बड़ी बड़ी घास है वहाँ पर बकरी, भेड़, जिराफ, जेब्रा, हाथी, हिरण, चीता, बाघ, शेर प्राणी भी पाए जाते हैं। उसी प्रकार पक्षी, कीटक, सूक्ष्म जीव भी यहाँ पर बहुतायत पाए जाते हैं। तो यह है घास वाले प्रदेश की परिसंस्थाएं। उसके बाद दूसरा है सदाबहार वनों की परिसंस्था, यानी अर्थात साल भर इसमें यहाँ पर पेड़ पौधे, बड़े बड़े वृक्ष मौजूद रहते हैं। अक्सर यहाँ बारिश होती रहती है, और यह प्रकृति निर्मित है, ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर घास नहीं, जंगल जंगल है, वन है, और वन में भी बहुत प्राणियों का निवास होता है, जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ चींटी, टिड्डा, मकड़ी, तितली से लेकर सांप, पक्षी, गिरगिट, लोमड़ी और बाघ, शेर, चीता इत्यादि भक्षक पाए जाते हैं। तो ये सदाबहार वनों की परिसंस्था है। यह प्रकृति निर्मित ही है, और बहुत से प्राणी एक जगह रहते हैं। दूसरी परिसंस्था है, जमीन से आकर हम आएंगे पानी में, जलीय परिसंस्था। नाम से ही पता चलता है यह पानी की परिसंस्था है, और पृथ्वी का अधिकांश जल खारा पानी है, तो मीठा पानी बहुत कम है। तो भी जलीय संस्था को दो भागों में बांट सकते हैं, मीठे पानी की परिसंस्था, दूसरा है खारे पानी की संस्था, यानी समुद्र के जल में जो परिसंस्था है। तो मीठे पानी की परिसंस्था का अर्थात नदी, तालाब, झरना, झील, ये मीठे पानी की परिसंस्था होती है। इस परिसंस्था में नदी द्वारा और पानी के प्रवाह द्वारा ऊर्जा संक्रमित होती है, और इनके तलों में असंख्य विघटक भी होते हैं। तो यह जैविक अजैविक घटकों का यहाँ पर मिला जुला असर देख रहे हैं। पानी पर निर्भर रहने वाले कितने ही वनस्पतियाँ और प्राणी भी। दूसरा है खारे पानी की। तो खारे पानी का मतलब सागरीय जल। सागर बहुत विशाल है, उसमें भी कई विशाल और असंख्य सजीव पाए जाते हैं। सागर तल में उपयोगी वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं, सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं, जो सागरीय जीवों को जीवन देते हैं। लेकिन परिसंस्था जो है बच्चों, विनाश की ओर जा रहा है, और उसका मुख्य कारण कौन है? हम मनुष्य ही हैं। परिसंस्था में परिवर्तन का अर्थात किसी न किसी सजीव पर उसका प्रभाव पड़ना। तो जो परिसंस्था सभी सजीवों के लिए जीवन का कार्य करती है, उसी परिसंस्था का विनाश सबसे ज़्यादा मानव ने ही किया है, और वह भू और जली दोनों परिसंस्थाओं का दुरुपयोग कर रहा है। बहुत सारे इस तरह विनाश कार्य किए हैं मनुष्य ने। कौन कौन से किए हैं, कुछ उदाहरण में देख लेते हैं। एक है जनसंख्या वृद्धि। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण, हमारे पृथ्वी पर मनुष्य जनसंख्या इतनी ज़्यादा हुई है कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम परिसंस्था के घटकों का दुरुपयोग करते जा रहे हैं, आवश्यकता से ज़्यादा उपयोग करते जा रहे हैं। दूसरा है शहरीकरण। तीसरा है औद्योगिकीकरण, उद्योग धंधे। तीसरा यातायात के लिए फिर बहुत सारे दुरुपयोग करना परिसंस्था के घटकों का। पर्यटन के लिए, टूरिस्ट के लिए, टूरिस्टिज़म में भी बहुत
नुकसान होता है परिसंस्था का, बांध का भी असर पड़ता है परिसंस्था पर, युद्ध लड़ाई का बहुत असर पड़ता है परिसंस्था पर। तो ये सारी जो कृतियाँ हैं मनुष्य ही करता है और इसलिए मनुष्य ही उसके लिए जिम्मेदार है। परिसंस्था के विनाश के लिए ये बिल्कुल सिद्ध हो चुका है। तो जनसंख्या इतनी ज़्यादा है तो परिसंस्था पर असर पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि भू क्षेत्र सीमित है, जलीय क्षेत्र के कुछ घटक तो सीमित हैं और उनमें प्रदूषण, उनका दुरुपयोग के कारण हानि पहुंचती है। दूसरा है रहने के लिए फिर शहरीकरण करना। शहरीकरण का मतलब कंक्रीट का जंगल बनाना, जंगल बनाना कंक्रीट का, तो असली जंगल जो है पेड़ पौधों का उसको हटाना। ये सब विपरीत परिणाम परिसंस्था पर पड़ता है। पहले मनुष्य ने इन्हीं जंगल में से रास्ते बनाए, फिर धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि के कारण रहने के लिए उन्होंने फिर क्या किया, जंगल को हटाकर कंक्रीट का जंगल बनाया। तो बढ़ते हुए शहरीकरण की निरंतर चल रही प्रक्रिया के कारण अतिरिक्त घरों का निर्माण होने लगा, फिर खेती की ज़मीन कम हो गई, दलदल वाले क्षेत्र कम हो गए, जलाशय का क्षेत्र कम हो गया, जंगल घास के प्रदेश इनका उपयोग किया गया वो कम हो गए, जिसके कारण अन्य जीवों पर इसका असर पड़ता है, इनडायरेक्टली परिसंस्था पर असर पड़ता है। अगला जो कृति है मनुष्य ने वह है यातायात, औद्योगिकरण। हालांकि ये सुविधा ही है सब, लेकिन उसका परिसंस्था पर विपरीत परिणाम हुआ है। उद्योग धंधों के कारण, प्रदूषण के कारण, बढ़ते यातायात के कारण, क्योंकि इन सब के लिए जगह चाहिए और जगह जंगल काट के, नदी के किनारे, नदी का प्रदूषण, ये सब इसमें हानि पहुंचने लगती है प्रकृति को। तो रेल मार्ग हो चाहे जगह रास्ता हो, हर जगह जंगल के रास्ते से बना बना कर प्रकृति का ह्रास किया है, नुकसान किया गया है। पर्यटन, घूमना फिरना हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन मनुष्य ने घूमने फिरने के स्थान में भी प्रदूषण फैला दिया है। तो प्रकृति का निरीक्षण, मनोरंजन, धार्मिक दर्शनों के लिए बड़ी मात्रा में पर्यटक प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए आते हैं। इन पर्यटकों के लिए ऐसी जगहों के परिसर में बड़े पैमाने पर सुविधा देनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए सुविधा चाहिए। तो परिसंस्था के घटकों का अतिरिक्त उपयोग किया जाता है, परिसंस्था में नुकसान पहुंचता है। बांध बहुत उपयोगी है, लेकिन उसके कारण भी परिसर के कुछ घटकों पर विपरीत परिणाम हुआ है, प्रतिकूल परिणाम हुआ है, क्योंकि पानी जो है ज़मीन के नीचे चले जाता है बांध के कारण, और नदी में पानी कम पहुंचता है तो बहाव रुक जाता है और नदियों में जीवित रहने वाले कई प्राणी और वनस्पतियों को नुकसान पहुंचता है और उस पर निर्भर रहने वाले कई घटकों पर विपरीत परिणाम होता है। तो बहते हुए पानी की जो परिसंस्था है वो बांध के कारण नष्ट हो जाती है, क्योंकि पानी को हमने रोक लिया है। और पानी रुकने के कारण वहाँ पर एक बड़ा सा तालाब, जलाशय बनता है और पानी स्थिर हो जाता है। पानी स्थिर होने के कारण वह फैलता है, जमा होता है, रुकने के कारण पानी का स्तर बढ़ता है तो वह आसपास के क्षेत्रों में दूसरी जगह फैलता है, जिससे परितंत्र का आवास नष्ट होता है बहुत से सजीवों का। और युद्ध से हमेशा ही पर्यावरण को, परिसंस्था को नुकसान ही पहुंचता है, क्योंकि युद्ध में कई जंगल, कई ज़मीन, कई पर्वत, कई नदियाँ, पहाड़ नष्ट होते हैं, खराब होते हैं, प्रदूषित होते हैं। तो ज़मीन, पानी, खनिज संपत्ति या किसी आर्थिक राज के कारणों से हमेशा मतभेद, युद्ध होते रहता है,
बम वर्षा होती है, सुरंग विस्फोट किए जाते हैं, जिससे सजीव और निर्जीव घटकों का बहुत ही नुकसान होता है, परिसंस्था पर विपरीत असर होता है। इसलिए हमें संरक्षण बहुत आवश्यक है। किसका? परिसंस्था का। परिसंस्था का संरक्षण मतलब हम अपना स्वयं का संरक्षण करेंगे, सभी सजीवों का संरक्षण होगा। तो जीव मंडल को बचाए रखना है बच्चों, तो परिसंस्था का संरक्षण करना है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम है वृक्षारोपण, पौधों को लगाना, उन्हें बचाना, यानी जंगल बनाना, वन बनाना, ये बहुत आवश्यक है। और ऐसे घटकों का उपयोग करना जो हम बार बार यूज़ कर सकें, रिसाइक्लेबल वस्तुओं का उपयोग करना है, ताकि प्रदूषण कम से कम फैले। अब इन्हीं सब मुद्दों पर आधारित एक छोटा सा स्वाध्याय है, फिर इन द ब्लैंक्स। कुछ इस तरह से हैं जिनके कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से हमें चुनना है। पहला अ है हवा, पानी, खनिज, मृदा। हवा, पानी, खनिज, मृदा, मिट्टी, ये सब परिसंस्था के कैसे घटक हैं? तो भौतिक घटक। आ, परिसंस्था नदी, तालाब, समुद्र, तीनों में पानी, अर्थात ये कैसे उदाहरण है? जलीय परिसंस्था के उदाहरण हैं। अगला है ई, परिसंस्था में मनुष्य जो है वो प्राणी किस समूह में आता है? तो निश्चित है कि वह उत्पादक तो है नहीं, विघटक भी नहीं है, वह भक्षक है। तो इस तरह से हमने देखा हमारी परिसंस्था। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।